बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा फिजियोलॉजी का लेक्चर नंबर 24 है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। सबसे पहले डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रिंसिपल जो डाइटरी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कौन से हैं? पॉलीसेकेराइड्स है, डाइसेकेराइड्स है एंड द मोनोसेकेराइड्स है। पॉलीसेकेराइड्स वो होते हैं जो कि ऑलमोस्ट प्रेजेंट होते हैं इन ऑल नॉन एनिमल फूड्स, पर्टिकुलरली ग्रेन्स लाइक स्टार्च इज़ द एग्जांपल ऑफ द पॉलीसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स जो है ना वो आपके सक्रोज होते हैं जैसा कि शुगर केन, और डाइसेकेराइड्स आपका लैक्टोज भी होता है जैसा कि डाइसेकेराइड्स लैक्टोज। अदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हैं अमाइलेज, ग्लाइकोजिन, अल्कोहल, लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, पैक्टिन एंड द डेक्स्ट्रिन एक्सेट्रा। तो डेली जो रिक्वायरमेंट है एवरेज इनटेक ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स इज़ 380 to 800 ग्राम पर डे विच रिप्रेजेंट 50 to 60% ऑफ द डाइट। जो प्रिंसिपल आपका डाइटरी वो होता है वो क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि आपकी डाइट का टोटल 50 to 60% होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट आप जो टोटल डाइट लेते हैं उसमें 50 to 60% जो है कार्बोहाइड्रेट शामिल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनकी डाइजेशन कैसे होती है। डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, माउथ एंड द स्टमक ड्यूरिंग द मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन मीन्स चूइंग। फूड जो है वो मिक्स होता है विद द सलाइवा which contain an enzyme called the ptyalin alpha amylase secreted by the parotid gland। मैस्टिकेशन के दौरान, स्वेलिंग के दौरान, जब खाने को चबा रहे होते हैं उस वक़्त फूड जो है ना वो क्या होता है? मिक्स होता है विद द सलाइवा विच कंटेन एन एंजाइम। उसमें एक एंजाइम मौजूद होता है जिसे हम कहते हैं पिटाइलिन अल्फा अमाइलेज, जो कि सिक्रेट होता है बाय द पैरोटिड ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड्स आपके इन दिस एरिया बिटवीन द नेक जो है प्रेजेंट होते हैं। दिस एंजाइम हाइड्रोलाइजेज स्टार्च इनटू डाइसेकेराइड्स, माल्टोज एंड अदर स्मॉल पॉलीमर्स ऑफ द ग्लूकोज कंटेनिंग 3 to 9 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। पिटाइलिन जो है ना अमाइलेज सिक्रेट होता है, और वो कहाँ से सिक्रेट होता है? अमाइलेज पैरोटिड ग्लैंड से। इसके साथ ही ये एंजाइम जो है वो क्या करता है? हाइड्रोलाइज कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च की इनटू डाइसेकेराइड्स, maltose and other small polymers of the glucose containing 3 to 9 glucose molecules, और दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में। ये एक इक्वेशन भी गिवन है। स्टार्च जो है अल्फा अमाइलेज की मौजूदगी में माल्टोज ट्राइओज एंड अल्फा लिमिडेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट होता है। इन द माउथ ओनली 3 to 5% ऑफ ऑल द स्टार्चेस इटन कैन बी हाइड्रोलाइज। माउथ में 3 to 5% ऑफ ऑल द स्टार्चेस, जो आप स्टार्च लेते हैं, पॉलीसेकेराइड जितने भी आप ले रहे हैं, माउथ के ज़रिए इस एंजाइम की मौजूदगी की वजह से सिर्फ 3 to 5% हाइड्रोलाइज होते हैं, बिकॉज फूड रिमेन्स इन द माउथ फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। क्योंकि वो थोड़े टाइम के लिए माउथ में होता है, उसके बाद वो एसोफेगस से स्टमक में पहुंच जाता है, तो इसलिए इसकी हाइड्रोक्सिलेशन वो मतलब हाइड्रोलिसिस इतनी ही हो पाती है, थोड़ी सी, मतलब 3 to 5% जो है ना वो स्टार्च कन्वर्ट हो पाता है किसमें? सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में। आफ्टर द फूड इज स्वेलोड, डाइजेशन ऑफ द स्टार्च बाय द अमाइलेज कंटिन्यूस इन द स्टमक फॉर एज लॉन्ग एज 1 to 3 hours। खाना जब माउथ से स्टमक की तरफ चला गया तो वहाँ पर ये अमाइलेज जो है ना वो अमाइलेज की मौजूदगी में स्टार्च की डाइजेशन कंटिन्यू रहती है फॉर अबाउट 1 to 3 hours, 1 से 3 घंटे की स्पीड से। आफ्टर विच एक्टिविटी ऑफ द अमाइलेज इज ब्लॉक्ड बाय द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। 1 से 3 घंटे के बाद जो एक्टिविटी है अमाइलेज की वो क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है ड्यू टू द एसिडिटी। स्टमक की जो गैस्ट्रिक जूसेस की एसिडिटी है उसकी वजह से। द ऑप्टिमम pH फॉर द एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम इज 6 to 7 बट बिकम इनएक्टिव एट अ pH 4। होता ये है कि जब आपका स्टमक में खाना नहीं होता, फूड नहीं होता, एम्प्टी होता है, तो उस वक्त एसिडिटी क्या होती है? उस वक्त एसिडिटी ज़्यादा होगी या कम होगी? जब आपका स्टमक एम्प्टी है कम होगी ना एसिडिटी। लेकिन जब वो फूड मिक्स हो गया, काइम वहाँ पे बन गया, फूड खाना मिक्स हो गया, तो एसिडिटी क्या हो गई? कम हो गई।
तो वो भी यही इसमें भी यही बताया जा रहा है कि जब आपका फूड स्टमक में वो आप स्टार्च लेते हैं, वो स्टमक में पहुंचता है तो 1 से 3 घंटे तक जो है उसकी डाइजेशन कंटिन्यू रहती है। लेकिन 1 से 3 घंटे के बाद जो है अमाइलेज जो है वो क्या होता है, इनएक्टिव होता है, बिकॉज इट इज़ नॉट स्टेबल एट द pH 4, बिकॉज इट इज़ स्टेबल एट द pH ऑफ 6 to 7। क्लियर है यहाँ तक? अब ये हो गया, ये क्या हो गई थी, डाइजेशन इनटू द माउथ। आपने पढ़ लिया कि वहाँ पे बहुत ही मिनिमल डाइजेशन हो पाई है कार्बोहाइड्रेट्स की, 3 to 5%। उसके बाद जब वो स्टमक में आ गया, स्टमक में उसकी जो डाइजेशन है वो कंटिन्यू रहती है 1 से 3 घंटे तक। लेकिन वो 1 से 3 घंटे के बाद जो है अमाइलेज जो है वो क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है एट द pH ऑफ द 4 और 5 to 6 आवर 6 to 7 pH पे वो स्टेप। इसके बाद जो है जो डाइजेशन है, स्टार्च जो है वो कहाँ पहुँच जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द पोटेंट पैंक्रियाटिक अमाइलेज एक्ट्स ऑन द इंजेस्टेड पॉलीसेकेराइड्स। पोटेंट पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाज से जो अमाइलेज आएगा वो एक्ट करता है किस पर, जो इंजेस्टेड पॉलीसेकेराइड्स से उन पर। इट इज़ सिमिलर इन फंक्शन टू द सलाइवरी अल्फा अमाइलेज। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या ऐड हो गया, अब पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ये सिमिलर है किसके, अल्फा अमाइलेज के, जो कि कहाँ से रिलीज़ हुआ था, सलाइवा में मौजूद था, वहाँ से पैरोटिड ग्लैंड से रिलीज़ हुआ था अल्फा अमाइलेज, उससे ये सिमिलर है। बट इज़ मोर पावरफुल 15 to 30 minutes आफ्टर काइम एंटर्स द ड्यूडिनम एंड मिक्सेस विद द पैंक्रियाटिक जूस, ऑल द स्टार्च इज डाइजेस्टेड। लेकिन इसकी जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था कि बट इट इज़ मोर पावरफुल 50 to 30 minutes में आफ्टर काइम एंटर्स द ड्यूडिनम एंड मिक्सेस विद द पैंक्रियाटिक जूस, ऑल द स्टार्च इज डाइजेस्टेड। इसके बाद हाइड्रोलिसिस बाय द इंटेस्टाइनल एपिथेलियल एंजाइम। अच्छा, एपिथेलियल में भी आप कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं। इंटेस्टाइनल एपिथेलियल एंजाइम हाइड्रोलाइज करती है डाइसेकेराइड्स एंड स्मॉल ग्लूकोज पॉलीमर्स इनटू द मोनोसेकेराइड्स। आपकी जो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल है उसमें भी कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज कर देते हैं डाइसेकेराइड्स को मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स में। दिस एंजाइम विच इंक्लूड लैक्टेज, सक्रेज, माल्टेज एंड डेक्सट्रिनेज आर लोकेटेड इन द मेम्ब्रेन ऑफ द माइक्रोविलाई ऑफ द ब्रश बॉर्डर ऑफ द ल्यूनियम ऑफ द स्पॉन्ज। अच्छा, आपने देखा था, बल्कि पहले ही पढ़ा है कि आपकी बॉडी में क्या होते हैं, एंजाइम्स मौजूद होते हैं। वो एंजाइम्स किस लिए होते हैं, ब्रेक डाउन करवा रहे होते हैं कॉम्प्लेक्स मालिक्यूल्स को। किसमें, अगर एक डबल मालिक्यूल है जैसे फ्रक्टोज है, उसको वो किस में कन्वर्ट करवाएंगे, ग्लूकोज में, सक्रोज में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, एपिथेलियल है, उसमें माइक्रोविलाई ब्रश बॉर्डर मौजूद हैं इन द ल्यूमिन ऑफ द इंटेस्टाइनल वॉल। जो इंटेस्टाइनल वॉल की ल्यूमिन है उसके साथ वो एंजाइम जो रिलीज़ होते हैं, तो आपके जो बाकी जो स्टार्चेस होते हैं जैसे लैक्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, तो वो उसकी क्या करवाते हैं, इन एंजाइम्स के रिलीज़ होने से जो है उससे भी क्या करवा देते हैं, डाइजेशन करवा देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नाउ कम टू द एब्जॉर्प्शन। ये क्या हो गई, यहाँ तक आपको डाइजेशन हो गई। डाइजेशन में क्या हुआ कि ब्रेक डाउन कैसे हो रही है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की, वो किस तरह से कन्वर्ट हो रही है। अब इसकी एब्जॉर्प्शन, कार्बोहाइड्रेट्स आर मोस्टली एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ द मोनोसेकेराइड एंड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज इज एब्जॉर्ब इन डाइसेकेराइड फॉर्म। वो कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट होते हैं, मोनोसेकेराइड्स फॉर्म में कन्वर्ट होता है और बहुत ही कम अमाउंट डाइसेकेराइड फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाता है। ग्लूकोज एंड द गैलेक्टोज इज कपल्ड विद द एक्टिव ट्रांसपोर्टर ऑफ द सोडियम। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि ग्लूकोज एंड द गैलेक्टोज इज कपल्ड विद द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ। अच्छा, सम टाइम ये होता है कि आपके जो मॉलिक्यूल, जैसे आपने वो फूड जो है वो डायरेक्टली स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर आपकी एब्जॉर्प्शन उसकी हो गई है। लेकिन सम टाइम जो है एब्जॉर्प्शन के लिए या उसको जो है ना वो पहुंचने के लिए, जैसे ग्लूकोज हो गया और गैलेक्टोज हो गया, वो क्या उसको जो है ब्लड तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए होता है,
सपोज करें वो खुद से नहीं पहुंच सकता, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था, तो वहाँ पे किसका हम साथ देते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि उनके साथ कोई आयन जो है ना वो अटैच होगा, उस आयन के अटैचमेंट की मदद से वो कहाँ पहुँच जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उस आयन से वो एब्जॉर्ब होंगे, फिर वो कहाँ पे? साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन में पहुँचेंगे और वहाँ पे उनकी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे वो जो जिक्र कर रहे हैं इस पैराग्राफ में कि ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज इज कपल्ड विद द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ द सोडियम। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम आयंस जो हैं वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। इससे अटैचमेंट के बाद जो है सोडियम आयन से वो कहाँ पहुँचेंगे? साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन तक पहुँच जाएंगे। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज जो है ना वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सोडियम की वजह से पहुंचते हैं। कैरियर प्रोटीन्स हैव द रिसेप्टर साइट फॉर द ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड द सोडियम। फ्रक्टोज इज ट्रांसपोर्ट बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब भी यही है कि वहाँ पे वो डायरेक्टली जो है ना एब्जॉर्ब नहीं हो सकते। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में वो किसी कैरियर मालिक्यूल या कैरियर प्रोटीन, कैरियर का मतलब क्या है कि आप उससे अटैच होके फिर आप उसको साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे ला रहे हैं। तो कैरियर जो मॉलिक्यूल्स है उनसे अटैच होकर उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। द ट्रांसपोर्टेड मोनोसेक्राइड देन मूव आउट ऑफ द एपिथेलियल सेल्स बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एंटर द कैपिलरीज ऑफ द विलाई, फाइनली द जनरल सर्कुलेशन। तो वो क्या करते हैं कि ट्रांसपोर्ट के जरिए आते हैं मोनोसेक्राइड्स, वो क्या करते हैं? मूव आउट ऑफ द एपिथेलियल सेल, वो एपिथेलियल सेल से मूव आउट हो जाते हैं बाय द एंड एंटर द कैपिलरीज ऑफ द विलाई, और फिर वो कहाँ पे पहुँच जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचते हैं, वहाँ पे उनकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। फिर उसके बाद वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से किस में शामिल होते हैं? जनरल सर्कुलेशन में शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह से आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रोटीन। डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की, वो क्या है? फॉर द एडल्ट 0.5 to 0.7 ग्राम पर के जी ऑफ द बॉडी वेट। चिल्ड्रन 1 to 4 ईयर एज उसमें है 3 to 4 ग्राम पर के जी ऑफ द बॉडी वेट। ये है डेली रिक्वायरमेंट प्रोटीन की। इसके बाद सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन इज फाउंड इन द इंटेस्टाइन, कम फ्रॉम द 2 सोर्सेज। 2 सोर्स हैं, एंडोजिनस प्रोटीन्स एंड द एक्सोजिनस। एंडोजिनस जो प्रोटीन है वो 30 to 40 ग्राम पर डे आर सेक्रेटरी प्रोटीन्स एज वेल एज द प्रोटीन कंपोनेंट्स ऑफ द डेड सेल। क्योंकि आपकी बॉडी में क्या होती है? कंस्ट्रक्शन जारी रहती है, उसमें न्यू सेल्स जो है ना वो जनरेट हो रहते हैं। ओल्ड सेल जो एंडोजिनस वो क्या होते हैं? ओल्ड डेब्रिस जो है वो भी इन दी फॉर्म ऑफ प्रोटीन कहाँ पहुँच रहा होता है? इंटेस्टाइन में पहुँच रहा होता है। एक्सोजिनस प्रोटीन आर द डाइटरी प्रोटीन। 75 to 100 ग्राम पर डे आर टेकन इनटू द डाइट एज प्लांट एंड एनिमल प्रोटीन्स। कुछ प्रोटीन्स आप प्लांट से हासिल करते हैं, जैसे कि आपके जो पल्सेस हैं, व्हीट ग्रेन्स हैं, ठीक है ना, ये आप दालों से हासिल करते हैं। और इसके साथ साथ आप एनिमल प्रोटीन भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गोश्त वगैरह हो गया, मीट हो गया, ये एनिमल प्रोटीन होती है। तो ये एक्सोजिनस है। एंडोजिनस कौन सी होगी? जो आपकी इंटरनली बॉडी में जो डेड वो सेल होंगे उसकी सूरत में पहुंच रही है। और एक आपकी एक्सोजिनस है। एक्सोजिनस का मतलब क्या है? जो आप एक्सटर्नल सोर्स से हासिल कर रहे हैं, जो डाइट में ले रहे हैं। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स डाइजेशन स्टार्ट इनटू द स्टमक। प्रोटीन, जबकि कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन कहाँ पे स्टार्ट हो गई थी? माउथ से स्टार्ट हो गई थी। लेकिन प्रोटीन की जो डाइजेशन है वो स्टमक से स्टार्ट होती है, वेयर प्रोटीन्स आर फ्रेगमेंटेड बाय द एक्शन ऑफ पेप्सिन इनटू द पेप्टाइड्स। जहाँ पे प्रोटीन जो है वो किस में कन्वर्ट होती है? बाय द एक्शन ऑफ पेप्सिन इनटू द प्रोटीन पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होती है बाय द एक्शन ऑफ द पेप्सिन। Pepsin is most important enzyme of the stomach, which is active at a low pH 2 to 3 and completely inactive pH above 5. स्टमक में जो पेप्सिन पाया जाता है वो किस पे एक्टिवेट होता है? 2 to 3 pH पे, और वो इनएक्टिव हो जाता है एट द बेसिक pH, वो एसिडिक pH पे ज़्यादा स्टेबल है। तो प्रोटीन जो है वो जो पेप्सिन एंजाइम है उसकी मौजूदगी में किस में कन्वर्ट होती है? पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होती है। पेप्टाइड इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ द प्रोटीन। दिस मीन्स दैट फॉर द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन मोस्टली अकर इन द अपर स्मॉल इंटेस्टाइन। जो डाइजेशन है प्रोटीन की वो कहाँ पे होगी? फिर
स्टमक में दोस्त की क्या हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है। उसके बाद जो अपर पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम का एंड जेजुनम का, अंडर द एक्शन ऑफ द प्रोटीलाइटिक एंजाइम ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस। स्टमक में पेप्सिन की मदद से और फिर आपके पैंक्रियाटिक जो जूसेस हैं उसमें कुछ प्रोटियोलाइटिक का मतलब क्या है, प्रोटीन, लाइटिक का मतलब कि टूटना, जो कि प्रोटीन की ब्रेकडाउन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। उसकी मदद से ब्रेकडाउन होगी। एंजाइम फाउंड इन द पैंक्रियाटिक जूस वो कौन सा है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है। कॉजेज द ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स। इस तरह से आपके पास क्या क्या आ गया पैंक्रियाटिक, सबसे पहले क्या आया, स्टमक में पेप्सिन, पैंक्रियाटिक जूस से जो प्रोटीलाइटिक एंजाइम है उसमें कौन सा है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सिलेज पेप्टाइडेज, वो क्या करेगा, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करेगा इनटू द पेप्टाइड्स। द कार्बोक्सिलेज पेप्टाइडेज एक्ट्स ऑन द पेप्टाइड्स ब्रेकिंग द पेप्टाइड बॉन्ड। जो पेप्टाइड्स आपस में किससे अटैच होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से, विच अटैच द टर्मिनल अमाइनो एसिड इनटू द कार्बोक्सिल एंड ऑफ द पेप्टाइड। प्रोटीन डाइजेशन इज कंप्लीटेड बाय द पेप्टाइडेज। पेप्टाइडेज क्या करेगा, उस मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा, उसकी मदद से पेप्टाइड्स जो है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अमाइनो एसिड्स में। ठीक है जी। अब डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन जो है, प्रोटियोस, पेप्टोन्स एंड द पॉलीपेप्टाइड्स प्लस अमाइनो एसिड, और फिर आखिर में आपके पास क्या हासिल होगा, अमाइनो एसिड। ये आपने देखोगे इक्वेशन होगी आपके पास, ये मैं पढ़ रही थी। प्रोटीन्स, प्रोटियोसिस, पेप्टाइड्स और फिर ये अमाइनो एसिड्स में। एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स आर मोस्टली एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ डाईपेप्टाइड्स। किसकी फॉर्म में एब्जॉर्ब होती हैं, डाईपेप्टाइड्स में, ट्राईपेप्टाइड्स में एंड अमाइनो एसिड्स में। रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड अकर इन द ड्यूडेनम एंड जेजुनम बट स्लो इन द इलियम। इन द कोलोन दे आर डाइजेस्टेड बाय द बैक्टीरियल एक्शन। कोलोन में वो किससे डाइजेस्ट होते हैं, बैक्टीरिया के एक्शन से। द प्रोटीन इन द स्टूल्स आर नॉट डाइटरी इन ओरिजिन बट कम्स फ्रॉम द बैक्टीरियल एंड द सेलुलर डेब्रिस। जब बैक्टीरिया जो है ना उसकी जो आपकी उसमें स्टूल में जो प्रोटीन आती है वो क्या होती है, डाइटरी ओरिजिन नहीं होती है, बल्कि जो सेलुलर डेब्रिस होता है, सेलुलर डेब्रिस किसे कहते हैं, जो डेड मटेरियल होता है किसका, बैक्टीरिया के एक्शन की वजह से या उनके जो प्रोडक्शन हो रही है उसके नतीजे में जो डेड डेब्रिस होता है वो भी किस में आता है, स्टूल में प्रेजेंट होता है, लेकिन वो डाइटरी प्रोटीन नहीं होती है। ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रोटीन मोस्ट पेप्टाइड्स अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स बाइंड विद द स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन विच रिक्वायर्ड सोडियम बाइंडिंग। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं एट द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे भी वही वाला वो है फंक्शन है कि एब्जॉर्प्शन के दौरान मोस्ट पेप्टाइड्स अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स जो है वो बाइंड होते हैं विद द एब्जॉर्ब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन विच रिक्वायर सोडियम बाइंडिंग बिफोर ट्रांसपोर्ट कैन अकर। ट्रांसपोर्ट से पहले उन्हें क्या चाहिए होता है, क्योंकि सम टाइम जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, लार्ज होते हैं। वो लार्ज मॉलिक्यूल खुद से मूव नहीं कर पाते हैं, तो उनको मूव करने के लिए क्या चाहिए होता है, कैरियर चाहिए होता है। जैसे आमतौर ज़िंदगी में हमारे पास जो हैवी वो होते हैं उसको हम खुद से मूव नहीं कर पाते, तो उससे हमें किसी सहारे की ज़रूरत होती है। इसी तरह से वो प्रोटीन जो कि ज़्यादा लार्ज मॉलिक्यूल होती है वो मूव नहीं कर पाती हैं, तो उसमें आपको ट्रांसपोर्टर जो प्रोटीन्स होती हैं उसकी मदद से वो प्रोटीन कहाँ पे लाई जाती है, एट द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। The sodium ions then move by the electrochemical gradient to the interior of the cell and pull the amino acid peptides along with it. तो वो क्या करते हैं, वो सोडियम जो आयंस होते हैं वो then move by the electrochemical gradients. electrochemical gradients आपका एक सिस्टम है जिसमें सोडियम आयंस और कुछ दूसरे आयंस हैं वो कुछ आउटसाइड पे होते हैं, कुछ इनसाइड पे होते हैं। तो जब वहाँ पे फंक्शन रिक्वायर्ड होता है हमें, तो उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। उस लिहाज से उनकी कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा हो रही होती है, तो उसकी मदद से इंटीरियर ऑफ द सेल एंड पुल द अमाइनो एसिड और द पेप्टाइड्स अलोंग विद इट। और फिर वो क्या करते हैं, खींच लाते हैं अमाइनो एसिड्स को और पेप्टाइड्स को अपने साथ।
Proteins are absorbed through the co-transport or a secondary active transport system. Some amino acids are transported by the process of Fab. मतलब ये इस पूरी डिस्कशन से ये समझ आई है कि प्रोटीन की जो एब्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली नहीं होती है, बल्कि इसमें आपको को ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, जैसे सोडियम आयन से बाइंडिंग के बाद जो है वो पहुंचती हैं एट द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, या फिर किसी कैरियर मॉलिक्यूल की मौजूदगी में वो एब्जॉर्ब होती हैं। यह हमारा आज का कंप्लीट होता है।